आज हम पढ़ेंगे मैडम मुख्यमंत्री। यह जयललिता के विजय का पल था। अन्नाद्रमुक की निर्णायक जीत से पार्टी में उन लोगों का मुंह बंद हो चुका था जिन्होंने जयललिता को समाप्त करने की हर संभव कोशिश की थी। वो साबित कर चुकी थी कि एमजीआर के बाद वही पार्टी का चेहरा थी और उनके पास वोट खींचने की ताकत थी। 24 जुलाई 1991 को उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी उत्सव हॉल में ईश्वर के नाम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जब वो समारोह से निकल रही थी, उनके मंत्रिमंडल के नए चेहरे के रूप में शामिल सेनगोतिन उनके पैरों पर गिर पड़े। कई कनिष्ठ मंत्री तो और भी आगे निकल गए। जब वे जयललिता के आगे दंडवत लेट गए, मानो वो उनकी देवी हों। नेता पूजन की एक नई परंपरा शुरू हो चुकी थी। पुरुष समाज, जो हाल तक उन्हें नीचा दिखाने में लगा था, अब उनके चरणों में पड़ा था। वो अपनी नई पोशाक, रेशमी साड़ी के ऊपर बिना बाह का एक लबादा, जो अगले 5 वर्षों तक उनके ड्रेस कोड का हिस्सा बना रहा, में दमक रही थी। ऐसी अटकलें लगाई गई कि विशालकाय लबादे के अंदर वह बुलेट प्रूफ बंडी पहनती हैं। वासंती आगे लिखते हैं, नौकरशाह तो मानो उनके शिष्टाचार, सौम्यता, त्रुटिहीन अंग्रेजी और बैठकों में शामिल होने से पहले किए गए बारीक होमवर्क के मुरीद हो गए थे। वे राज्य के लिए उनकी दृष्टि और योजनाओं तथा एलटीटी जैसी जटिल समस्याओं की उनकी समझ और उससे निपटने में उनकी दृढ़ता से भी कम प्रभावित नहीं थे। और केंद्र में अपने सहयोगी दल कांग्रेस से विभिन्न मुद्दों पर वैचारिक मतभेद को, चाहे वो कर्नाटक के साथ कावेरी जल विवाद हो, आरक्षण नीति हो, या फिर कच्चातीवू द्वीप तमिलनाडु को सौंपने का मुद्दा हो, जिसे 1974 में श्रीलंका का मान लिए जाने से राज्य के मछुआरों के जीवन यापन पर असर पड़ा था, बेलौग व्यक्त करती थी। उनका नया बढ़ा हुआ आत्मविश्वास शायद उनकी इस भावना से आया हो कि वह अंततः एमजीआर के साए से बाहर आ चुकी हैं। यह जीत उनकी और सिर्फ उनकी थी। लेकिन इन सब के साथ ही वह अपनी आलोचनाओं को लेकर पहले से ज्यादा असहिष्णु भी हो गई थी, खासकर उन संवाददाताओं के खिलाफ जो उनकी उपलब्धियों की चर्चा तो नहीं करते, लेकिन कुछ भी गलत होने पर उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार बैठे रहते। संभवतः 18 फरवरी 1992 को महामकम मंदिर में उनके स्नान के बाद से जब भगदड़ में वहां 48 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी, उनका मीडिया से मोह भंग शुरू हो गया था। उनके लिए वह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि उनका जन्मदिन भी था। वे ज्योतिषियों की सलाह पर वहां गई थी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उस दिन वहां महादीप करना उनके महान भविष्य को सुनिश्चित करेगा। पूरा पुलिस बल उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाने में जुटा हुआ था। उनके स्नान के लिए एक बुलेट प्रूफ घेरा तैयार किया गया था। तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिनमें से ज्यादा उन्हें देखने की इच्छा से वहां थे, न कि ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोग के कारण। अचानक एक मंदिर की दीवार भीड़ के बोझ से गिर गई। इससे फैली अफरा तफरी और भगदड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां पुलिस की उपस्थिति नाम मात्र की थी। थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री के रवाना होने पर अधिकतर पुलिस वाले भी चले गए थे। जयललिता सदमे में थी, लेकिन लग नहीं रहा था कि वे भगदड़ में हुई मौतों को किसी भी तरह अपने दौरे से जोड़कर देखती हैं। ज्योतिषी उन्हें यह कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि एक अशुभ शुरुआत थी। अन्नाद्रमुक और उनकी सरकार का प्रेस के प्रति रवैया जयललिता के सत्ता में आने के महीने भर के भीतर ही स्पष्ट हो चला था। जब तमिल साप्ताहिक कुमुदम ने एमजीआर और जयललिता के शासनों की तुलना करते हुए एक संपादकीय लिखा, जिसमें कुछ आलोचनात्मक शब्द थे, तो एक भीड़ ने पत्रिका के दफ्तर में तोड़फोड़ की और कुछ कार्यकर्ताओं की पिटाई भी हुई। उनकी पार्टी का मानना था कि अपने नेता को दोष रहित महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए यह जरूरी बन पड़ा था। मीडिया को धमकाने का अगला मामला 1992 में आया, जब नकीरन पत्रिका ने आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ लोगों के फोन टैप करने का आदेश दिया है। संपादक और प्रकाशक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमे दायर किए गए। नकीरन के कार्यालय पर अन्नाद्रमुक के कार्यकर्ताओं ने हमले भी किए। यहाँ तक कि सार्वजनिक मंचों पर दिए गए भाषणों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। विपक्ष के कई वक्ताओं को अशालीन भाषा में निंदापूर्ण हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। क्रांतिकारी नेता पुरुषी तलैवा, जिस नाम से वह जानी जाती है, की परिभाषा शीघ्र ही यथार्थ बनती जा रही थी। पार्टी कार्यकर्ता जयललिता का चेहरा अपने बदन पर टैटू कराने लगे।
हर घोषणा, हर नई योजना उनके फरमान के रूप में आने लगी और साथ में रहता था उनका बड़े आकार का फोटो। तमिलनाडु सरकार एक व्यक्ति जयललिता की सरकार बनकर रह गई। वो जहां भी जाती उनके विशालकाय कटआउट स्वागत में खड़े मिलते। जब वह चेन्नई के एक मंदिर के तालाब के सफाई कार्य का उद्घाटन करने गई तो उनके लिए फूलों का कई इंच मोटा गलीचा बिछाया गया था। उन्हें दुर्गा, मीनाक्षी, यहाँ तक कि निर्मल वर्जिन मेरी के रूप में प्रदर्शित करने वाले पोस्टर जगह जगह देखे जाने लगे। वासंती आगे लिखते हैं, इस घटिया चाटुकारिता के समानांतर ही उनके फरमानों पर सवाल उठाने वाले नौकरशाह और पेशेवर समेत हर किसी के खिलाफ क्रूरता की संस्कृति भी फल फूल रही थी। प्रताड़ित हुए लोगों में स्मार्ट आईएएस अधिकारी चंद्रलेखा भी शामिल थी, जिन्होंने सरकार के सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के शेयरों को औने पौने दाम पर बेचने के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा था। उनके चेहरे पर एसिड फेंका गया और ऐसी अफवाहें सामने आई कि हमलावरों को जयललिता की स्वीकृति थी। हालांकि कानूनी रूप से यह बात कभी साबित नहीं हो पाई। चंद्रलेखा कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहीं और अंततः उन्होंने आईएएस की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जनता पार्टी के तत्कालीन प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने जब जयललिता पर तांसी भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया तो अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं ने उन पर हमले किए। ऐसी खबरें आई कि जयललिता ने पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया और उन पर चीखी कि तुम धोतीधारियों में किसी में इतना दम नहीं कि इस आदमी को चुप करा सके। चेन्नई के प्रमुख वकील के.एम. विजयन ने 69% आरक्षण जारी रखने के अन्नाद्रमुक सरकार के विधेयक को जब चुनौती दी तो 21 जुलाई 1994 को उनकी जमकर पिटाई हुई और उन्हें कई महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। जयललिता के नेतृत्व के दौरान अन्नाद्रमुक ने दहशत का जो माहौल बना रखा था, लोग उसकी चर्चा करने के अलावा और भी कई तरह की बातें करने लगे थे। जल्दी ही उनकी नाक के नीचे कथित तौर पर भारी भ्रष्टाचार को लेकर अफवाहें फैलने लगी, खासकर जिस ढिठाई के साथ उनके निकट मित्र शशिकला और उसके रिश्तेदार जमीन और अन्य चीजों पर कब्जे कर रहे थे। शशिकला और जयललिता से उसके रिश्ते ने पार्टी के अंदर भी जयललिता की प्रतिष्ठा को कम किया। एमजीआर के निधन के बाद एक रिक्तता बनने की आशंका पाले बड़े छोटे सभी कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों पर अपने भविष्य को लेकर नई चिंता होने लगी थी। कार्यकर्ता भी असमंजस में थे कि क्या करें। ये सब उन मुट्ठी भर लोगों के कारण हो रहा था जो बाहर से लाकर पार्टी में बिठाए गए थे, लेकिन उनका प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा था। और कल हम पढ़ेंगे उसको सारे राज पता थे। तो फिर मिलते हैं कल।